दोस्तों नमस्कार। लड़ाई तो बहुत छोटी थी, लेकिन उसका परिणाम कुछ ऐसा होगा यह बांग्लादेश में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। 30% आरक्षण को खत्म करने की मांग के साथ युवा आंदोलनरत हुए। कॉलेज दर कॉलेज और यूनिवर्सिटी दर यूनिवर्सिटी छात्र जुड़ते चले गए और उनकी मांग सिर्फ शुरुआत में यही नजर आई कि जो 30% आरक्षण सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है उसे खत्म किया जाए। यह स्वतंत्रता सेनानी का मतलब है 1971 में जब दुनिया के मानचित्र पर बांग्लादेश का जन्म हुआ तो उस वक्त जो बांग्लादेश की आजादी को लेकर संघर्ष कर रहे थे उसमें शामिल लोगों के परिवार वालों को 30% आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया जाए, और यह 1972 से ही लागू हो गया था। तो कोई भी यह सवाल पूछ सकता है कि 1972 से जो चीजें लागू थी वह 2024 में आकर ऐसी परिस्थितियों को कैसे जन्म दे बैठी कि तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और बांग्लादेश की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की मौजूदगी इस दौर में नजर आने लगी। जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान बांग्लादेश में आज किया गया था उस लॉन्ग मार्च में बड़ी तादाद में महिलाएं नजर आ रही थी। वही लॉन्ग मार्च और उससे जुड़ा हुआ कुछ हिस्सा जब प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचा तो घर के दरवाजे तोड़े गए और अंदर घुसकर उन्होंने खूब वहां पर तमाम परिस्थिति को देखा। गद्देदार बिस्तर भी थे, उस पर भी सोकर देखा। जो खाना पड़ा था उसे चख कर देखा। वहां की हरी मखमली घास को भी देखा। बांग्लादेश के इर्द गिर्द की तमाम परिस्थितियां क्या इस दौर में इस आरक्षण आंदोलन के साथ जुड़ती चली गई और यह महज एक अंदरूनी तौर पे पनपी हुई वह इकोनॉमी का हिस्सा है जिसका बंटाधार कोविड काल के बाद से लगातार हो रहा था। महंगाई 17 से 20% दर तक चली गई और जिन परिस्थिति में बांग्लादेश के लोग रह रहे थे उनके सामने जिंदगी जीना मुहाल था। और ऐसे मौके पर जो संघर्ष आंतरिक तौर पर हो रहा था उसे छात्रों के आंदोलन ने बल दे दिया। एक क्षण के लिए यही तस्वीर उभर कर सामने आती है और इस तस्वीर के साथ जुड़ी हुई दूसरी तस्वीर है जब छात्र आंदोलनरत थे और 3 तारीख को चिटगांव में जो नजारा बांग्लादेश के लोगों का जमा जमावड़े के तौर पर नजर आया उससे ढाका में सत्ता की नींव हिलने लगी। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी बांग्लादेश में कभी किसी ने देखी नहीं थी और उस पर सेना के कमांडरों ने कह दिया कि हम जनता पर गोली नहीं चलाएंगे, उन्हें रोकेंगे नहीं और खास तौर से आज के दिन यानी 5 अगस्त को जब लॉन्ग मार्च हो रहा था तब भी नहीं रोकेंगे। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच हर किसी को 1971 के मुजीबुर रहमान दिखाई देने लगे जो बंग बंधु के नाम से जाने जाते हैं। और जिस वक्त आजादी की लड़ाई उस दौर में लड़ी जा रही थी और भारत साथ में खड़ा था और मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना ही इस दौर में प्रधानमंत्री है, भारत के साथ निकटता है डिप्लोमेसी के तौर पर और तमाम आर्थिक व्यापार को लेकर भी और सीमावर्ती क्षेत्र में कौन से समझौते कैसे होंगे इसको लेकर भी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच चीन भी चाहता रहा कि बांग्लादेश में उसकी मौजूदगी रहे, खास तौर से तीस्ता समझौते को लेकर। और जब 10-11 जुलाई को शेख हसीना पहुंची थी बीजिंग तो उन्होंने एक झटके में निर्णय क्यों ले लिया कि अब वो बीजिंग छोड़ रही है। और वहां पर जो सवाल पूछे गए उसमें तीस्ता समझौता भी था जिसमें इस बात का जिक्र पूछा गया क्या इसमें भारत की रुचि है। तो भारत की रुचि ही नहीं बल्कि भारत के साथ ही समझौता होगा बांग्लादेश का तीस्ता समझौते को लेकर। इन सवालों के साथ वो बीजिंग से रवाना हो गई। हालांकि उन्होंने कहा कि स्थिति अपने देश के भीतर की नाजुक है, लेकिन इन कड़ियों को अब जोड़ने की जरूरत है। जिन परिस्थिति में भारत, चीन और बांग्लादेश को लेकर टकराव की परिस्थिति तीस्ता समझौते के साथ बनी थी उसमें भारत के साथ बांग्लादेश का खड़ा होना चीन को अच्छा लग नहीं रहा था। और चीन के अखबारों में और वहां के पार्टी मुखपत्र में भी इस बात का जिक्र था कि तीस्ता समझौते के जरिए डेवलपमेंट की जो सोच चीन अपने तौर पर जिंदा करना चाहता है वह ध्वस्त हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या वाकई पाकिस्तान के मौजूदा वक्त में जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई उसके जरिए ही कहीं ना कहीं बांग्लादेश में युवाओं के भीतर घुसपैठ आईएसआई की हुई और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो आंदोलन चल निकला
वो वहां के विपक्षी राजनीतिक दलों और युवाओं के संघर्ष के आसरे लोगों के मुद्दों को उठाते हुए उसने एक ऐसे शक्ल को धारण कर लिया जहां पर तख्ता पलट हो गया। हमें लगता है आज इसकी परत दर परत को समझने की जरूरत है, और इस जरूरत से पहले हम आपको दो तस्वीर दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर वो है जो 3 अगस्त की है। इस तस्वीर को पहले देखिए। यह दरअसल चिटगांव की तस्वीर है। इसको देखकर ढाका में शेख हसीना के भी पसीने छूट गए थे, और जब यह उसी दिन ऐलान किया गया कि 5 अगस्त को हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो लॉन्ग मार्च जब आज शुरू हुआ और जब वो ढाका की तरफ बढ़ रहा था, और उसको देखने के बाद और तमाम परिस्थितियों के बीच जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया, तो वहां शेख मुजीबुर रहमान की आदमगत प्रतिमा को भी तोड़ दिया गया। 2 तस्वीरें अब देखिए। एक तस्वीर जो आज लॉन्ग मार्च की है और दूसरी तस्वीर मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ते हुए है। इन 2 तस्वीरों को देखकर आपके भीतर यह सवाल उठ सकता है कि छात्रों का आंदोलन क्या इतना उग्र होकर तख्ता पलट करने की ताकत रखता है, और क्या वाकई सेना इस दौर में जनता के हित के लिए सामने नहीं खड़ी हुई, या उसके पीछे भी किसी के हाथ में डोर इस दौर में रही। वहां की राजनीतिक परिस्थितियों ने क्या शेख हसीना के विरोध में और कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों के साथ कोई समझौता किया? ये तमाम सवालों के बीच अब चंद सवाल आरक्षण को लेकर बात शुरू की जाए। आरक्षण के मद्देनजर इस बात की व्यवस्था की गई थी कि 30% आरक्षण 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को मिलेगा, 10% आरक्षण पिछड़े जिलों में रहने वाले लोगों को मिलेगा, 10% आरक्षण महिलाओं के लिए था, 5% आरक्षण रिलीजियस यानी धार्मिक माइनॉरिटीज के लिए था जो अल्पसंख्यक हैं। हिंदुओं की तादाद बहुत घटते घटते अब वहां पर 6-7% ही बची है। 1% दिव्यांग के नाम था, यानी 44% सिर्फ अनरिजर्व था। और 1972 में ही जब 30% आरक्षण का जिक्र किया गया था, उसको 2018 में खत्म कर दिया गया। लेकिन जून के महीने में हाईकोर्ट ने उस खत्म करने वाले फैसले को गलत, गैरकानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बतलाया और हाईकोर्ट ने उसे दोबारा लागू कर दिया। शेख हसीना कहती रही हम हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर 21 जुलाई को 5% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लिए और 2% आरक्षण माइनॉरिटीज और दिव्यांग को मिलाकर, यानी 93% अनरिजर्व कैटेगरी में आएगा, इसका उसने जिक्र किया। बावजूद इसके आंदोलन की शक्ल में चीजें इस रूप में बढ़ती चली गई कि जनता ने अपने तौर पर तय कर लिया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, यानी कोई टैक्स नहीं देंगे, कोई काम पे नहीं जाएगा। और जनता का जुड़ाव जिस तेजी के साथ इन मुद्दों के आश्रय हो रहा था, उसमें 2-3 सवाल बांग्लादेश में चुनाव के वक्त जो धांधलियां हुई उसको लेकर भी पनपने लगा। और यह सवाल उठने लगा कि जनता के भीतर वो तमाम चीजें उठ रही हैं जहां पर सत्ता अपनी ताकत दिखाती है। दरअसल मौजूदा वक्त में आपको कई देश इस दौर में नजर आ सकते हैं। याद कीजिए श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के भीतर जब जनता घुसी तो वहां की चकाचौंध देखकर वो भौचक रह गई। ठीक उसी तरीके से आज भी जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री निवास पर जनता वहां की घुसी तो वह भी भौचक रह गई। जो चकाचौंध उस प्रधानमंत्री के घर के भीतर था, हरी धूप की घास पर नहीं, गद्देदार बिछौने ही नहीं,
जो वहां पर खाना पीना पड़ा था, इन तमाम परिस्थितियों में आप कह सकते हैं जनता को यह सब कुछ याद आने लगा। लेकिन अगला सवाल यह है कि उस आंदोलन की परिस्थिति जिन मुद्दों से उठी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया। बावजूद इसके आंदोलन सत्ता पलटने की ताकत के साथ कैसे बढ़ गया? इसके लिए एक दो पन्ने आपको पहले के खोलने होंगे, क्योंकि शेख हसीना जिस वक्त चीन गई थी और चीन जाने के बाद वहां पर उनका दौरा 2-3 दिन का था, लेकिन बीच में ही उन्हें बीजिंग छोड़ना पड़ा। और ये बीजिंग क्यों छोड़ रही हैं, इसको लेकर जब बात सामने आई तो दो बातें सामने आई। एक आई कि तीस्ता परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी है, उन्होंने ढाका लौटकर पत्रकारों से कहा। फिर दूसरा सवाल किया कि दरअसल इस परियोजना को भारत पूरा करना चाहता है, $1 बिलियन का मामला है। चीन ने इससे पहले कहा था $1 बिलियन वो लगाने को तैयार है, भारत ने कहा वह भी लगाने को तैयार है। और भारत ने यह ऑफर मई के महीने में, जब कवात्रा साहब फॉरेन सेक्रेटरी थे, उस दौर में वो गए थे और उन्होंने भारत की तरफ से यह ऑफर किया था। भारत यह जानता है कि सामरिक दृष्टि से तीस्ता परियोजना भारत के अनुकूल क्यों होने की जरूरत है, क्योंकि जो समझ पाए जिस वक्त भूटान और वो चिकन नेक की जो परिस्थितियां थी, जहां पे भारत और चीन की सेना आमने सामने भूटान के सेना के त्रिकोण बनाकर खड़ी हुई थी, और वह चिकन नेक जो है भारत के लिए, खास तौर से उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। उस जगह पर अगर चीनी पहुंच गए तो मुश्किल होगी। इसीलिए भारत नहीं चाहता है कि किसी भी हालत में चीन किसी भी तरीके से उस तीस्ता प्रोजेक्ट में घुसे भी। इस दौर में हमारी टीम ने कुछ नई चीजों को परखा, लोगों से बातचीत की, और उस बातचीत में यह नजर आया कि चीन पहुंचकर लगभग 21 समझौतों पर हस्ताक्षर शेख हसीना ने किए थे, जिसमें 3 नए समझौते थे। एक तो समझौता जो एएमयू था, उसमें सरकारी समाचार एजेंसी जो बांग्लादेश संघवाद संस्था है, उसने जो छापा और उसके बाद जो निकल कर आया, उसमें रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी में बदलने का जिक्र था। दोनों देशों की प्रतिक्रिया विपक्षीय और द्विपक्षीय वार्ता के मद्देनजर हसीना और ली द्विपक्षीय वार्ता में रोहिंग्या मुद्दे को लेकर थे, व्यापार और वाणिज्य के मुद्दे को लेकर थे, निवेश को लेकर थे, और दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर भी चर्चा हुई, और इसको लेकर बातचीत अगले दिन होनी थी, और यह तारीख 11 जुलाई को थी। अब हम 11 जुलाई को तारीख का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 11 जुलाई के बाद से बांग्लादेश के भीतर छात्रों का आंदोलन एक झटके में उग्र हो गया, या फिर उसमें राजनीतिक दलों की मौजूदगी दिखाई देने लगी। और 11 जुलाई को ही बीच में बीजिंग को छोड़कर वापस 10 की रात को ही लौट आई शेख हसीना। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं था कि चीन ढाका को $1 अरब की आर्थिक मदद प्रदान करेगा, जो बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बताया था, और इस बात का जिक्र हुआ था कि ढाका और अधिक आर्थिक मदद की उम्मीद कर रहा था, जो उसे नहीं मिला। और इन सब के बीच चीन दौरे से पहले बीजिंग ने कहा था कि $5 अरब के वह कर्ज जरूर देगा, इसका वादा किया गया था, लेकिन मामला सिर्फ $1 अरब के पैकेज पर आकर अटक गया। यह परिस्थिति सामान्य तौर पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट की लगती है, और इससे पहले जरा चीजों को और पन्ने खोलें कि इसके आगे का मसला क्या हो सकता है, तो जो बांग्लादेश में भारत के पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उनके मुताबिक वहां की आर्थिक परिस्थिति बांग्लादेश की नाजुक हो चुकी थी। Underlying factors behind the recommendations. On the face of it, it has been the quota issue that the students have put forward. But there are underlying economic factors. COVID-19 has hit the Bangladesh economy very hard. In addition to that, the Ukraine conflict has resulted in spiking the prices of essential commodities, from fuel to food to fertilizers, and Bangladesh imports all these items. They've had a very, very difficult balance of payments situation. Inflation has gone up, by 17 to 20%. So all of this is essentially now coming to a situation where, people, especially younger people, are expressing their frustration on the streets. And so I would also look at it as an economic factor. And clearly, of course, as we have always said, opportunists, whether it's the opposition BNP or it's the Jamaat-e-Islami, which is the radical, pro-Pakistan Islamist grouping that is very active on the streets, they have joined the protests, and they have actually brought in that violence into the protests. You cannot rule out the involvement of foreign powers. हर्षवर्धन श्रृंगला सही कह रहे हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी जो डगमगाई,
उसी के लिए बांग्लादेश को चीन से $5 अरब चाहिए थे, जिस पर सहमति नहीं बनी। और इन परिस्थितियों के बीच बांग्लादेश भी इस बात को समझ गया कि चीन के साथ समझौते व्यापार के हो सकते हैं और वो कभी भी अपने मुनाफे को कम नहीं करेगा, लेकिन भारत के साथ उसके सांस्कृतिक मूल्य जुड़े हैं। और बांग्लादेश तो बना ही भारत के सहयोग के साथ, तो ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर और डिप्लोमेसी के तौर पर बल्कि कल्चरली भी भारत से उसका जुड़ाव है। और इकोनॉमी जब बांग्लादेश की डगमगाती है तो बड़ी तादाद में बांग्लादेश के जो भी लोग होते हैं वो भारत में कैसे घुसते हैं, ये पश्चिम बंगाल और असम की राजनीतिक स्थितियों से भी समझा जा सकता है, जो मुद्दे बन जाते हैं। किस तरीके से दोनों देश सटे हुए हैं और इसीलिए इसका असर चीन पर पड़ रहा था और चीन बांग्लादेश के हर उस प्रोजेक्ट को बंद करवा रहा था। दर्जनों प्रोजेक्ट पर उसकी नजर थी और उसने कहा था कि इसे बंद कीजिए, जो बांग्लादेश के प्रोजेक्ट भारत के साथ बांग्लादेश को कनेक्ट करते हो। और इसी कड़ी में एक प्रोजेक्ट सोनादिया द्वीप सी पोर्ट का था, जो कॉक्स बाजार के करीब है और चीन इसको पूरा करना चाहता था। राजनीतिक या डिप्लोमेसी के तौर पर यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसको चीन पचा नहीं पा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सच यह भी है कि चीन के साथ बांग्लादेश सटा हुआ नहीं है, बांग्लादेश भारत के साथ पर सटा हुआ है। जो बड़ी तादाद में बिजली जाती है और बांग्लादेश और भारत के बीच जो समझौता भी हुआ एनर्जी को लेकर, उसमें अडानी का जो पावर प्लांट झारखंड के गोड्डा में लगा हुआ है, वह बिजली भी बेची जाती है बांग्लादेश को। सामान्य तौर पर भारत के भीतर भी नियम कहता है कि जिस क्षेत्र में आप पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे वहां के लोगों को पहले आप बिजली देंगे, लेकिन एक नए नियम कायदे के तहत उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वह भी बांग्लादेश को उससे पावर मिलता है। अब यहां पर दूसरा सवाल यह था कि बांग्लादेश और शेख हसीना ने इस दौर में अगर यह महसूस किया कि भारत के साथ निकटता है और उसके साथ ही चलना है, तो इसी दौर में क्या बांग्लादेश के भीतर चीन ने बड़ी तादाद में आईएसआई के जरिए या दूसरे कई माध्यमों से जरिए या फिर वहां के जो राजनीतिक दल हैं उनके जरिए अपनी मौजूदगी आंदोलन की शक्ल में वहां दिखाने की शुरुआत कर दी। और खासतौर से बांग्लादेश नेशनल पार्टी हो या फिर बांग्लादेश जमायत इस्लामी हो, इनकी मौजूदगी इस रूप में नजर आने लगी कि यह पूरे तरीके से 1971 में बांग्लादेश के बनने को लेकर विरोध में निकल कर आ जाए, क्योंकि इस दौर में शेख हसीना ने जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें राजोकार कहा। राजोकार कहा जाता है देशद्रोही को, और राजोकार का मतलब यह भी था कि 1971 में जो लोग पाकिस्तान की सेना का साथ दे रहे थे और जो स्वतंत्र वाहिनी जो उस समय मुजीबुर रहमान साहब ने बनाई थी उसके साथ नहीं खड़े थे, उनको लेकर जो शब्द का इस्तेमाल शेख हसीना ने किया वह भी आग में घी का काम कर गया और एक शक्ल में आंदोलन तीव्र होते चला गया। अगला सवाल यह था कि जो संसाधन जितनी बड़ी तादाद में बांग्लादेश के भीतर मौजूद हो रहे थे, जिस तरीके से सेना के कमांडर इनकार कर रहे थे कि हम नहीं रोकेंगे जो जनता सड़क पर है, तो क्या इन दो परिस्थितियों ने एक नई तरीके की स्थिति बांग्लादेश के भीतर 1971 की स्थिति को लेकर खड़ा कर दी और चीन ने इसका लाभ उठा लिया? क्योंकि चीन को यह समझ में आ गया कि बांग्लादेश राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, डिप्लोमेटिकली सब तरीके से भारत के करीब है और जो दक्षिण एशिया में भारत की मौजूदगी है चीन उसको कम कर नहीं सकता है। और इस दौर में जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वातावरण जो बना हुआ है उसमें अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा और इन सब के बीच भारत ने जो रशिया का साथ खड़ा हुआ, और इस बीच में भी जो अब ईरान और इजराइल के बीच की परिस्थिति है उसमें भारत जो बैलेंस की परिस्थिति को लगातार दिखा रहा है, वो आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाएगी ये अलग मसला है। लेकिन पूरे दक्षिण एशिया में भारत की मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीन को डरा रही है, यह भी एक सच है। और बांग्लादेश की आर्थिक परिस्थितियों ने चीन को अपने अनुकूल करने की दिशा में बांग्लादेश को लाकर खड़ा कर दिया था, यह भी सच है। और यह पूरी चीजें डगमगा गई। लेकिन भारत से बांग्लादेश कैसे सटा हुआ, हम आपको एक तस्वीर दिखलाते हैं। यह जलपाईगुड़ी की तस्वीर है जहां पर बांग्लादेश और भारत की सीमा लगती है। आज जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर चली गई तो उसके बाद छिटपुट लोग जो भारत से वापस बांग्लादेश लौट रहे थे, देखिए जरा।
यह तस्वीर तो जलपाईगुड़ी की है, लेकिन दिल्ली में भी बांग्लादेश के एम्बेसी को पूरे तरीके से घेराबंदी कर दी गई कि वहां किसी तरीके की कोई परिस्थिति अगर विरोध की बनती है या फिर कोई सुरक्षा कारणों की बनती है तो वह स्थिति ना पनप पाए, इसीलिए पूरी घेराबंदी उस एम्बेसी की कर दी गई। दिल्ली में तो सुरक्षा बंदोबस्त पूरे कर लिए गए, एम्बेसी के चारों तरफ बैरिकेड लगाकर। लेकिन नया सवाल उस बांग्लादेश का है जहां पर पहली बार किसी ने सोचा नहीं था कि मुजीबुर रहमान की आदमकद प्रतिमा को तोड़ा जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था कि वहां की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ेगा। किसी ने सोचा नहीं था कि पूरा देश ही सड़क पर होगा। और किसी ने सोचा नहीं था कि डगमगाई अर्थव्यवस्था के मद्देनजर लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए या दुनिया के बाजार से भीख मांगकर उस जरूरत को पूरा किया जाए। इन सवालों में उलझी हुई राजनीति ने बांग्लादेश को लेकर खासतौर से दक्षिण एशिया में कुछ नए सवाल पैदा कर दिए हैं और ये सवाल भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत नए बैरिकेड्स बांग्लादेश की सीमा पर कैसे लगाएगा, पहला सवाल तो यही है, क्योंकि बांग्लादेश में जो भी नई इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उस इंटरिम गवर्नमेंट में अवामी लीग के लोग तो रहेंगे नहीं, और जो लोग रहेंगे जाहिर है वो जमायत इस्लामी के होंगे, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के होंगे, सेना की उसमें मौजूदगी होगी, सेना की मदद होगी। इन सब के पीछे कौन होगा और उसके जरिए आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय लकीरों पर कैसे भारत की डिप्लोमेसी चलेगी, और खास तौर से चीन को लेकर जो अपना वरदस्त बांग्लादेश को उसने पहले से बड़ी तादाद में कर्ज दिया हुआ है, उस कर्ज की उसको वापसी चाहिए होगी या उस कर्ज की एवज में नया कर्ज देकर अपने अनुकूल डिप्लोमेसी को बनाना होगा, जिसके दायरे में भारत भी आकर खड़ा हो ही जाएगा। और भारत की चिंता सुरक्षा कारणों से भी बड़ी है और इस दौर में भारत की जो व्यापारिक परिस्थितियां हैं उस पर भी कहीं चोट होगी, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी पहला सवाल यह है कि बांग्लादेश में नई सरकार का झुकाव जिधर भी होगा वह शेख हसीना की तर्ज पर भारत के साथ नहीं होगा। भारत के लिए चिंता का पहला विषय है। दूसरा विषय है चीन अपने तौर पर लगातार अगर बांग्लादेश के भीतर के आंदोलन को हवा देते रहा और हल्की पुल्की सुलगाहट जो आईएसआई के जरिए निकल कर आती है कि देखिए उसके जरिए भी वो घुसपैठ कर रहा था वहां के आंदोलन के भीतर और संसाधनों को दिला रहा था, तो ये सारी चीजें बतलाती है कि गवर्नमेंट जो नई होगी उसके तौर तरीकों का झुकाव चीन की तरफ कितना होगा और यह भारत के लिए कितनी मुश्किल होगी, यह दूसरा सवाल है। तीसरी परिस्थिति है कि पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश का होना ही भारत के साथ जुड़ा है और भारत के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के साथ बांग्लादेश जुड़ा है, और खास तौर से पश्चिम बंगाल और असम के लोग और बांग्लादेश के जो सीमावर्ती लोग हैं उनके बीच में आप कोई बहुत व्यापक अंतर सामाजिक और सांस्कृतिक तौर से हटकर देख नहीं सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या यह एक नए दायरे में बांग्लादेश उन परिस्थितियों के साथ खड़ा होगा जैसे एक वक्त श्रीलंका खड़ा हो गया और श्रीलंका को भी अपने पोर्ट्स चीन के हवाले करने दिए गए, यानी चीन की विस्तारवादी नीति श्रीलंका से निकलकर बांग्लादेश तक पहुंच चुकी है। और इन्हीं परिस्थितियों में नेपाल भी चीन के साथ राजनीतिक और डिप्लोमेटिक तरीके से करीब है, पाकिस्तान पहले से है। यानी बिल्कुल नई परिस्थिति में अगर भारत की मौजूदगी को आप समझें तो इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल हालात भारत के सामने इसलिए हैं क्योंकि भारत के इर्द गिर्द जितने भी पड़ोसी हैं चीन पर उसका प्रभाव है। वो मालदीव हो, वो श्रीलंका हो, अब वो बांग्लादेश हो, वो नेपाल हो, वो पाकिस्तान हो, यहां तक कि अफगानिस्तान के भीतर भी, यानी पूरे सार्क देशों के साथ साथ तमाम जो भी देश आपको नजर आते हैं। और इस दायरे के बाहर भारत के रिश्ते इजराइल के साथ भी रहे और ईरान के साथ भी रहे, लेकिन हमास को लेकर अब इजराइल और ईरान दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो भारत के पॉलिटिकल बैलेंस की जरूरत मौजूदा वक्त में जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है उसके साथ साथ बड़ा सवाल देश के भीतर का भी है। यानी देश के भीतर भी एक सहमति इस दौर में कम से कम तमाम राजनीतिक दलों में होनी चाहिए।
और इस देश के भीतर की सहमति ही तय करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत किस तरीके से डिप्लोमेसी को साधे और इस मुश्किल हालात का सामना करे। एक आखिरी सवाल, इन तमाम परिस्थितियों के बीच आर्थिक मौजूदगी और देश के भीतर की असमानता ही कहीं ना कहीं सत्ता और जनता के बीच एक बड़ी लकीर खींचती है, जो कमोवेश हर देश के भीतर नजर आया है और आ रहा है, और बांग्लादेश उससे अछूता नहीं है, जहां पर बांग्लादेश की सत्ता और बांग्लादेश की जनता, इसके बीच के सरोकार आर्थिक तौर पर पूरे तरीके से कैसे डिरेल हो गए और कोई विजन के साथ जनता के साथ खड़े हो पाने की स्थिति में सत्ता नहीं आ पाई, और शेख हसीना के चुनाव को लेकर इसीलिए अभी भी सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब अवामी लीग दे नहीं पाती है। इसीलिए शायद अपने देश की जनता के साथ जुड़कर खड़े होने की परिस्थितियों से हटकर कोई सत्ता अगर यह सोच ले कि उसे उसी जनता ने चुनकर भेजा है जिस जनता के भीतर के सवालों का समाधान वो करे या ना करे, वो 5 साल के लिए तो तय है, तो फिर ये मुश्किल हालात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।